वो अपने आश्रम से आलू की भुजिया और पूरियां बना लाती थी और बड़ी एहतियात से मेरा हिस्सा अलग कागज़ पर रख कर मुझे दे देती थी। क्योंकि ज़ात की वो कट्टर हिंदू थी, वो अपने खाने पीने की चीज़ों को हरगिज़ हरगिज़ मेरा हाथ ना लगने देती थी। एक इतवार हम बादामी बाग की सैर करने के लिए गए। किताब शहाबनामा से एक बाब, चंद्रावती। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में तो खैर मैं किसी न किसी तरह अंधों में काना राजा बना बैठा था, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आकर सारी शेखी किरकिरी हो गई और यहाँ मैं किसी शुमार कतार में ना रहा। ना तो मुझ में स्नॉबरी की अहलियत थी, ना ज़बान घुमा घुमा कर होंठ सुकेड़ सुकेड़ कर हलक तोड़ मरोड़ कर एंग्लो इंडियन लहजे में अंग्रेज़ी बोलना ही मेरे बस का रोग था। अंग्रेज़ तो खैर अपने मादरी लहजे में अंग्रेज़ी बोलने पर मजबूर है ही, लेकिन जापानी, जर्मनी, इतालवी, फ्रांसीसी, रूसी और चीनी भी इस ज़बान में गुफ्तगू करते हैं तो अपने फितरी लहजे को इंग्लिस्तानी सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करते। ग़ुलामी के दौर ने एहसास कमतरी की ये विरासत सिर्फ हम ही को अता की है, और अगर हम अपने नेचुरल लहजे में अंग्रेज़ी ज़बान बोलें तो उसे मज़ह का ख़ेज़ लतीफ़ा समझा जाता है। अपनी इस कोताही के एहसास से दबकर मैं अपने खौल में घुस गया और रेशम के कीड़े की तरह सिमट सिमटा कर अपना एक अलग कुकून बना लिया। यहाँ पर मेरी मुलाकात चंद्रावती से हो गई। वो लेडी मैकलेगन कॉलेज की स्टूडेंट थी और मोहनी रोड पर हिंदू लड़कियों के एक आश्रम में रहती थी। एक रोज़ पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हम दोनों एक ही किताब अपने नाम जारी कराने के उम्मीदवार थे। पहले हमारे दरमियान हल्का सा फसाद हुआ, लेकिन फिर लाइब्रेरियन ने ये किताब एक हफ़्ते के लिए मेरे नाम इशू करने का फ़ैसला दे दिया। जब मैंने रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाया तो चंद्रावती ने आंखें सुकेड़ कर मुझे गौर से घूरा और फिर चमक कर बोली, अच्छा, तो तुम ही वो 30 मार खां हो जिसने इंग्लिश एसे का इनाम जीता था। अखबारों में तस्वीर तो बड़ी अच्छी छपवाई थी, देखने में तो वैसे नज़र नहीं आते। इस गैर मुतवक्का हमले ने मुझे लम्हा भर के लिए झिपा दिया। मैं कोई जवाब सोच ही रहा था कि वो दोबारा बोली, अरे तुम तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा लजा रहे हो। चलो मान लिया वो तस्वीर तुम्हारी ही थी, अब प्लीज़ ये किताब मुझे दे दो, मुझे पर्चा तैयार करना है। मैंने फ़ौरन किताब उसके हवाले कर दी और साथ ही अपना सारा इल्म फ़ज़ल भी उसके कदमों में डाल दिया। वो दूसरे तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज आ जाती थी। मैं अपनी क्लास छोड़कर उसके साथ लॉन में बैठ जाता था और देर तक उसे बड़ी मेहनत से पढ़ाता रहता था। जब वो हमारे कॉलेज आती थी तो कई लड़के दो रुइया खड़े हो जाते थे और उसे देखकर बड़ी खुशदिली से सीटियां बजाते थे। एक रोज़ हम लॉन में बैठे थे तो प्रोफेसर डिकिंसन मेरी क्लास का पीरियड लेकर करीब से गुजरे। मुझे देखकर रुक गए और काफ़ी देर तक निगाहें गाड़ कर चंद्रावती को घूरते रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तुम्हारे लिए यही मुनासिब मकाम है। क्लासरूम में तो एक भी ऐसी गोल्डन गर्ल नहीं। चंद्रावती वाकई सूरन कन्या थी। वो सुपर डैशर स्मैशर किस्म की लड़कियों की तरह हसीन न थी, लेकिन उसके वजूद पर हर वक्त सफ़ेदा सहर का हालत छाया रहता था। रंगत में वो सोने की डली थी और जिल्द उसकी बारीक मोमी कागज़ थी जिसके आर पार निगाह जाती भी है और नहीं भी जाती। उसकी गर्दन में चंद बारीक बारीक नीली रगों की बड़ी खुशनुमा पिचकारी थी और जब वो पानी पीती थी तो उसके गले से गुजरता हुआ एक एक घूंट दूर से गिना जा सकता था। चंद्रावती को लाहौर में रहते काफ़ी अरसा हो चला था, लेकिन अब तक उसने ना जहांगीर का मकबरा देखा था, ना नूरजहां के मज़ार पर गई थी, ना शालीमार बाग की सैर की थी। इतवार के इतवार मैं एक बाईसाइकिल किराए पर लेता था और उसे कैरियर पर बिठाकर तारीख़ी मकामात की सैर करा लाता था। वो अपने आश्रम से आलू की भुजिया और पूरियां बना लाती थी और बड़ी एहतियात से मेरा हिस्सा अलग कागज़ पर रख कर मुझे दे देती थी। क्योंकि ज़ात की वो कट्टर हिंदू थी, वो अपने खाने पीने की चीज़ों को हरगिज़ हरगिज़ मेरा हाथ ना लगने देती थी। एक इतवार हम बादामी बाग की सैर करने के लिए गए। वहाँ पहुँचकर हर तरफ देखा भाला, लेकिन ना कहीं बादाम नज़र आए और ना कोई बाग ही दिखाई दिया। मजबूरन हमने एक गंदे से धोबी घाट के करीब बैठकर अपना पिकनिक मना लिया। चंद्रावती को साइकिल पर बिठा के लाहौर की सड़कों पर फराटे भरने की मुझे कुछ ऐसी चटीक पड़ गई कि मैंने अपना ज़ाती बाईसाइकिल ख़रीदने का तहैया कर लिया। उन्हीं दिनों डेली ट्रिब्यून में नीडो होटल वाले मिस्टर नीडो का इश्तिहार निकला कि उन्हें अपने बेटे के लिए फौरी तौर पर प्राइवेट ट्यूटर की ज़रूरत है। मैंने अर्जी डाल दी। मिस्टर नीडो सफ़ेद फ्रेंच कट दाढ़ी वाले गोल मटोल से बूढ़े अंग्रेज़ थे। मुझे देखकर बड़े मायूस हुए। कहने लगे, लड़का बड़ा ज़िद्दी और सरकश है, पढ़ने लिखने का नाम नहीं लेता। तुम खुद नौउम्र हो, तुम उसे क्यों कर संभालोगे?
मैं तो किसी तजर्बाकार और खुर्रांट टीचर की तलाश में हूँ। मैंने बेइतनाई से जवाब दिया कि मैं भी बड़ा मसरूफ़ हूँ, 1 माह से ज़्यादा ट्यूशन नहीं कर सकता। अगर इस अरसे में वो लिखने पढ़ने की तरफ माइल हो गया तो मेरी उजरत एक अदद रीले बाईसाइकिल होगी। अगर ये मकसद पूरा ना हुआ तो मैं कोई फ़ीस ना लूँगा। ये सौदा मिस्टर नीडो के दिल को भा गया, लेकिन रीले बाईसाइकिल की जगह उन्होंने हरक्यूलिस की पेशकश की। आखिर कुछ बहसा बहसी के बाद मामला एक फिलिप्स बाईसाइकिल पर तय हो गया। उन दिनों रीले की कीमत 90 रुपये, हरक्यूलिस की 24 रुपये और फिलिप्स की कीमत 72 रुपये हुआ करती थी। ट्यूशन शुरू करने से पहले मैंने मिस्टर नीडो से कहा कि अगर लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है तो शायद किसी कदर सख्ती से काम लेना पड़े। उन्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मिस्टर नीडो असबिल मिजाज बुजुर्ग थे, अपने बेटे के लाउबालीपन से नाला नजर आते थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने घबराहट से इधर उधर देखा कि कोई और गोशभर आवाज़ तो नहीं। फिर आहिस्ता से मेरे कान में कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे, ज़रूर सख्ती करो, लेकिन देखना कोई हड्डी वड्डी ना तोड़ बैठना, मेरे सर पर क़यामत आ जाएगी। जॉन नीडो 15-16 बरस का मगरूर सा लौंडा था। एक मुलाजिम मुझे उसके कमरे में ले गया। उसने नाक सुकेड़ कर नफरत से मेरी तरफ देखा और बदतमीज़ी से बोला, निकल जाओ फ़ौरन, आपका इस कमरे में क्या काम है? सबर बेटा सबर, मैंने कहा, मैं तुम्हारा नया ट्यूटर हूँ, तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। ट्यूटर? जॉन ने तहकीर से अल्फाज चबा चबा कर कहा, मैं कहता हूँ चले जाओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं। जॉन ने छाती फुलाई और दोनों हाथ पतलून की जेबों में डालकर मेरे सामने अकड़ कर खड़ा हो गया। मैंने भांप लिया कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। गुरबा कुश्तन रोज़ अव्वल, मैंने उसके मुंह पर जोर से एक जन्नाटेदार चांटा रसीद किया और डांट कर कहा, यू सन ऑफ बिच, तुम्हारी माँ ने तुम्हें उस्ताद से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई? जेब से हाथ निकालकर सीधी तरह खड़े हो जाओ। जॉन ने कुछ और अकड़ दिखाई तो मैंने पैदर पे उसके 2-3 और थप्पड़ लगा दिए। वो रोता हुआ दरवाजे की तरफ लपका तो मैंने उसे गर्दन से पकड़कर रोक लिया और कहा, तुम्हारा बाप इसमें कोई दखल ना देगा, मैं उससे पूछ कर यहाँ आया हूँ। नॉनसेंस, जॉन चिल्लाया, मेरा बाप मुझे मारने की इजाज़त नहीं दे सकता, सिर्फ हड्डी तोड़ने की इजाज़त नहीं। मैंने उसे मुतला किया, बाकी सब छुट्टी है। जॉन ने मुझे बड़ी शुस्ता अंग्रेज़ी में 2-3 गालियाँ दी। मैंने उसकी कलाई मरोड़कर पीठ पर एक लात जमाई और उसे मुर्गा बनने का हुक्म दिया। यह इस्तिलाह उसके लिए नई थी। मैंने खुद मुर्गा बनकर उसकी रहनुमाई की। 5-10 मिनट कान पकड़कर उसकी तबीयत साफ़ हो गई। उसके बाद हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता इस्तवार हो गया। 1 माह के बाद जब मैं अपना फिलिप्स साइकिल वसूल करके रुखसत होने लगा तो सारा घर मेरे पीछे पड़ गया कि मैं मुंह मांगी फीस पर जॉन का ट्यूटर बना रहूं। लेकिन मेरी ट्यूशन तो चंद्रावती के साथ लगी हुई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। अब लाहौर था और मेरा बाईसाइकिल। किसी ट्रैफिक सार्जेंट ने भी शहर की इतनी गश्त नहीं की होगी जितना कि हम दोनों ने लाहौर के गली कूचों को खंगाल डाला। एक इतवार मैं चंद्रावती के पास आश्रम पहुंचा तो वो उदास बैठी थी। उसने कोई उल्टा सीधा ख्वाब देखा था और वो अपनी माँ के लिए फ़िक्रमंद थी। मैंने उसे कैरियर पर बिठाया और ग्रैंड ट्रंक रोड पर एमनाबाद की राह ली। मैं साइकिल चलाता रहा, चंद्रावती पीछे बैठे कोई भजन गुनगुनाती रही और 26-27 मील का फासला देखते ही देखते वक्त से बहुत पहले ख़त्म हो गया। एमनाबाद की तंगो तारीक गली में 2 छोटी छोटी कोठड़ियों का एक बोसीदा सा घर था। चंद्रावती की बेवा माँ पहले कपड़े सीकर गुजारा किया करती थी, फिर मोतिया उतर आने से उसकी नज़र कमज़ोर हो गई तो सीने पुरोने का काम बंद हो गया। अब वो गल्ला मंडी के एक आड़ती जगदीश चंदर के यहाँ बर्तन मांजने, कपड़े धोने और घर की सफाई करने पर मुलाजिम थी। जगदीश चंदर उसे माकूल तनख्वाह देता था, इस वजह से नहीं कि उसे उसका काम पसंद था, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि उसकी बेटी खूबसूरत थी। माँ की तनख्वाह के बहाने वो दरअसल चंद्रावती पर सट्टा खेल रहा था। यूँ भी जब कभी वो लाहौर जाता था तो चंद्रावती को उसकी माँ की खैर खैरियत बताने आश्रम ज़रूर जाता था। जिस रोज़ पिकनिक के लिए चंद्रावती आलू की भुजिया और पूरियों के अलावा कुछ मिठाई भी लाती थी तो मैं समझ जाता था कि जगदीश चंदर आया होगा और पाव भर मिठाई का नजराना देकर रस्म आशिकी निभा गया है। 1-2 बार मैंने जगदीश चंदर का नाम लेकर चंद्रावती को छेड़ने की कोशिश की तो उसने बड़े दर्दो कर्ब से हाथ जोड़कर मिन्नत की, उस मूर्ख का नाम न लो, तुम्हारी ज़बान में कीड़े पड़ जाएंगे। चंद्रावती की माता मुझे बड़ी पसंद आई। उसके पोर पोर से शिकस्तगी, शाइस्तगी और शांति टपक रही थी। उसने बर्फ़ डालकर दूध की कच्ची लस्सी बनाई। उनके यहाँ मुसलमानों के लिए कोई अलग बर्तन ना था, इसलिए मैंने दोनों हाथों का चुल्लू बनाया। चंद्रावती ने गिड़वी उठाई और देर तक उसमें दूर से लस्सी उंडेलती रही। माताजी ये नज़ारा देखकर बहुत हंसी और फिर चंद्रावती को डांटा कि घर आए हुए परहोने को कभी ऐसे भी लस्सी पिलाया करते हैं। कोई बात नहीं माताजी, चंद्रावती ने कहा, ये तो अपने ही लोग हैं, कोई परोहना थोड़ी हैं। कहने को तो बेख्याली में वो ये फ़िक्रा बोल गई, लेकिन फिर अपने आप उसके कानों की लुएं सुर्ख हो गईं
और वो जल्दी जल्दी बर्तन समेट कर रसोई में चली गई। मैं भी राजा इंदर की तरह आलती पालती मारकर मूढ़े पर बैठ गया और उन फुलझड़ियों का मज़ा लेने लगा जो चंद्रावती की बात से मेरे अंग अंग में बड़ी कसरत से छूटना शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद पीपल के पत्तों पर माश की दाल और भिंडी का सालन परोसा गया। खाने का एक एक लुक़मा घी और शक्कर और शहद और बालाई बनकर मेरे गले से उतर गया। तीसरे पहर जब हम लाहौर के लिए रवाना हुए तो बाईसाइकिल के पैडल इस तरह घूमने लगे जैसे धुनकी हुई रुई के गाले हवा में उड़ते हैं। साइकिल ज़रा तेज़ हुआ तो मुझे भी तरंग आई और मैंने चंद्रावती को छेड़ने के लिए पुरोहना, सोहना, मनमोहना, सांवला सलोना, खिलौना वगैरह के काफ़िए जोड़कर कुछ बेतुके से आशिकाना मिसरे अलापने शुरू कर दिए। 2-3 बार चंद्रावती ने मुझे सख्ती से टोका, लेकिन मेरे सर पर भी शायरी का भूत सवार था। जब मैं ना माना तो आनन फानन उसने चलती हुई साइकिल से छलांग लगा दी। ग्रैंड ट्रंक के ऐन बीच वो मुंह के बल गिरी और उसकी बाएं कोहनी पर खासी गहरी खराश आई। मैंने ज़ख्म साफ करने के लिए अपना रूमाल पेश किया तो उसने गुस्से से झटक कर ज़मीन पर फेंक दिया। चंद्रावती को इसरार था कि अब वो यहाँ से पैदल लाहौर जाएगी, मेरे साथ बाईसाइकिल पर ना बैठेगी। मैंने उसे लाख समझाया कि लाहौर अभी 18-19 मील के फासले पर है, वो इतना कैसे चलेगी, मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ। लेकिन वो भी तरियाहट के संघासन पर चढ़ी बैठी थी। हर चंद मैंने अपने कान खींचे, हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, लेकिन वो टस से मस ना हुई। आखिर मैंने अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी और उसके सामने गिन गिन कर नाक से लकीरें खींचने लगा। वो खिलखिला कर हंस दी। अरे ये तुम किसको डंडोत कर रहे हो? देवी जी, डंडोत नहीं कर रहा, मैंने जवाब दिया। नाक से लकीरें खींच रहा हूँ ताकि तुम माफ़ कर दो। चंद्रावती ने सड़क पर फेंका हुआ मेरा रुमाल उठाकर मुझे दिया और कहा, लो रुमाल से अपनी नाक साफ़ कर लो। बिल्कुल सर्कस के क्लाउन नज़र आ रहे हो, अब शरीफ बच्चों की तरह बाईसाइकिल चलाना। चंद्रावती हर किस्म की आर्जूमंदी से बेनियाज थी। उसे बस एक हसरत थी कि वो किसी तरह बनारस जाकर गंगा स्नान कर ले। मैंने उसे कई बार छेड़ा कि मुसलमान बिल्ली तो 900 चूहे खा के हज के लिए निकलती है। हिंदू कन्हैया का भी फ़र्ज़ है कि पहले वो पाप की गठड़ी कमाए, फिर कहीं जाकर गंगा जी में नहाए। यूँ भी मैंने उर्दू और अंग्रेज़ी अदब के तीर व हदफ, इशारों, कनायों, तलमीहों, तशबीहों, इस्तिआरों और तरह तरह की तरकीबों से उसका जहन किसी कदर बरंगेख्ता करने की बेहद कोशिश की, लेकिन हर बार मुँह की खाई और बड़ी शर्मिंदगी उठाई। रफ्ता रफ्ता एक ही बाईसाइकिल पर बैठे हुए हम भी दो अलग अलग कुर्रों में बसने लगे। जूं जूं मेरे दिमाग में नफसानियत की भीड़ों का छत्ता बुनता गया, उसी रफ्तार से हमारे दरमियान एक वसी और अरीज़ खला पैदा होना शुरू हो गया। वो मेरे साथ होते हुए भी कोसों दूर होती थी। दरअसल मेरे दिलो दिमाग ने ख्वाहिशात के जिस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था, वो लहजा ब लहजा मुझे उससे दूर ही दूर ले जा रहा था। जैसे जैसे ये फासले बढ़ते गए, मेरा मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। छोटी छोटी बातों पर चंद्रावती के साथ झगड़ा मोल लेना मेरा मामूल बन गया। दिन भर उसे बाईसाइकिल पर लादे लादे सड़कों पर घूमना मुझे बड़ी अहमकाना और तिफलाना हरकत महसूस होने लगी और मैं इस गुनाह बेलज्जत की उकताहट से दिल ही दिल में झुंझलाने लगा। कई बार मेरे सर पर यह जुनून सवार हुआ कि मैं बाईसाइकिल को किसी तेज़ रफ्तार मोटर के साथ टकरा कर चूर चूर कर दूं। कभी मेरा जी चाहता था कि मैं अपने हाथों से उसका गला घोंट दूं और उसका सर ज़मीन पर मारकर कच्चे नारियल की तरह पाश पाश कर दूं। एक रोज़ वो एक छाबड़ी वाले के पास ताज़ा गंडेरियाँ कटवाने खड़ी हुई तो मेरे दिल में आया कि एक मोटे गन्ने से चंद्रावती को मार मार कर अधमुआ कर दूं और गंडेरियों वाले की दरांती से उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने दांतों से कचर कचर चबा डालूं। उसने आकर मेरे हिस्से की गंडेरियां मुझे दी तो मैंने झुंझलाकर उन्हें नाली में फेंक दिया। जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मेरा जिस्म यूं टूट रहा था जैसे सड़क कूटने वाला इंजन मुझे रोनता हुआ गुजर गया है। नाशिकीब आरजुओं के कोड़े बड़ी सफाकी से मेरी कमर पर बरसने लगे। नासुफ्ता ख्वाहिशात का गरम गरम धुआं अटी हुई चिमनी की तरह मेरे गले में फंस गया। कमरे की चार दीवारी सांप की तरह बल खा खा कर मुझे अपनी लपेट में जकड़ने लगी। मेरा दम घुट गया। मेरे सर में काले काले भोंड और जहरनाक भिड़ें हवाई जहाज़ के इंजन की तरह भिनभिनाने लगी और मेरे जिस्म में ऊपर से नीचे तक तेज़ रफ्तार छिपकलियों की फौज दर फौज उछलने कूदने सरसराने लगी। मैं घबरा कर उठा और बाहर सड़क पर आ गया। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ छाया हुआ सन्नाटा कहकह मार कर मुझ पर हंसने लगा। मैं भी एक लैंप पोस्ट से लपट कर खड़ा हो गया और देर तक ज़ोर ज़ोर से जवाबी कहकह लगाता रहा। 2-3 राहगीरों ने रुक कर मुझे घूरा और फिर शराबी का फतवा देकर आगे बढ़ गए। लाहौर की कोई सड़क मेरे साथ आशनाई का इकबाल जुर्म करने के लिए तैयार ना थी। दुकान पर लगे हुए साइन बोर्ड बिल्कुल अजनबी ज़बानों में लिखे हुए नज़र आते थे। गली कूचों की बेगानगी मुझे कदम कदम पर आवारा कुत्ते की तरह धुतकारती थी।
घरों के बंद दरीचे अपनी बुलंदियों से आख थू करके मेरे मुंह पर थूक देते थे। सड़कों के मोड़ जगह जगह मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो जाते थे और मैं एक लावारिस कूड़ी की तरह कभी इधर भटकता था, कभी उधर भटकता था। लाहौर की कोई सड़क, कोई गली, कोई कूचा मुझे रास्ता देने पर तैयार ना था। बेगानगी और दीवानगी के इस माहौल में बस एक दरवाज़ा ऐसा दिखाई दिया जो आधी रात के बाद भी आगोश मादिर की तरह वाह था। बहुत से लोग बेरोक टोक दाता दरबार आ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ यूं ही बेवुजू अंदर घुस गया और मज़ार की एक मेहराब से टेक लगाकर बैठ गया। बड़ी देर तक मैं आंखें बंद करके इंतहाई इन्हमाक के साथ चंद्रावती चंद्रावती का विर्द करता रहा। फिर यकायक मेरे अंदर एक वैक्यूम सा पैदा हुआ और मेरी महरूमियों का आतिशफिशा भक से फट गया। दबी हुई ख्वाहिशात का खौलता हुआ लावा उबल उबल कर मेरे रुएं रुएं से परनालों की तरह बहने लगा और मैं बड़ी देर तक मेहराब के कोने में सर दिए धाड़े मार मार कर बिलक बिलक कर रोता रहा। उसके बाद मुझे कुछ ऊँग सी आ गई। एक मोटे से मुतवल्ली ने मेरी पसलियों में लाठी का ठोका देकर मुझे बेदार किया और डांट कर कहा, तुम यहाँ खराटे लेने आए हो? बदनसीब कहीं के, उठो, अपनी दाद फरियाद का वावेला मचाओ। हज़रत दाता गंज बख्श सबकी सुनते हैं। मैंने उठकर मस्जिद के तालाब पर वज़ू करने के बहाने मुंह पर पानी के छींटे मारे और फिर वापस आकर अपनी मेहराब में बैठ गया। मेरे गिरदो पेश कई लोग बड़े खुशू खुशू से अपनी अपनी मुरादें मांग रहे थे। कोई रोज़गार मांग रहा था, कोई रिस्क मांग रहा था, किसी को बीमारियों से शिफा की तलब थी, कोई मुकदमा जीतने की दुआ कर रहा था। मैंने भी बड़ी यकसुई से अपनी मुराद मांगने की तैयारी की, लेकिन मेरी ज़बानदानी की सारी महारत धरी की धरी रह गई। मेरे दिल की आरज़ू इस कदर नंगी थी कि अल्फाज का कोई जामा उस पर पूरा ना उतरता था। मैंने बड़ी मेहनत और कोशिश से फसाहत और बलागत और सलासत और शराफत और शाइस्तगी के पैबंद लगा लगा कर बहुत से फ़िक्रे बनाए, लेकिन एक फ़िक्रा भी ऐसा ना था जो दरअसल चंद्रावती की बेआबरूई ना करता। बुज़ुर्गों के मज़ार पर इस किस्म के अंदाज़े गुफ्तगू और इस किस्म की इजहार तमन्ना से मुझे हिजाब सा आ गया। दाता साहब भी क्या सोचेंगे कि ये बेवकूफ़ मेरे सामने कैसी उल्टी बातें कर रहा है। तसव्वुर ही तसव्वुर में मुझे दाता साहब एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में जूता उठाए अपनी जानिब लपकते हुए नजर आए तो मुझे ज़ोर से हंसी आ गई। हंसते हंसते मैंने उठकर एक छलांग लगाई और आसपास बैठे हुए कई ज़ायरीन को रोंदता हुआ बाहर भाग आया। बस उस एक छलांग में तहलील नफ्सी का बेड़ा पार हो गया। इस कथारसिस के बाद मैं अपने कमरे में वापस आकर बड़े आराम से घोड़े बेचकर सो गया। सुबह हुई तो नहाया धोया, नया सूट पहना और साइकिल लेकर सीधा चंद्रावती के आश्रम पहुंच गया। वो बेवकूफ़ लड़की अब तक माजी के दलदल में मुंह फुलाई बैठी थी कि मैंने उसकी गंडेरिया नाली में क्यों फेंक दी थी। मैंने बड़ी आजिज़ी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन वो बदस्तूर रूठी रही। उस पर मैंने अपनी तुर्क चाल चली, बाईसाइकिल एक तरफ रख दिया और चंद्रावती के सामने ऐन बीच बाजार सड़क पर नाक से लकीरें निकालने की तैयारी करने लगा। आश्रम के दरवाजे पर बरसरे आम ऐसी हरकत से बड़ी जग हंसाई का ख़तरा था, इसलिए वो फिलफोर मान गई और हम दोनों बाईसाइकिल पर लाहौर के लॉरेंस गार्डन चले गए। उस रोज़ सारा दिन चंद्रावती कुछ खोई खोई रही। मेरा अफलातूनी राज व न्याज उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। ना मेरे गैर मामूली निशात व इम्बिसात की बज़ाहिर कोई वजह ही नज़र आती थी। उसने 2-3 बार नाक सुकेड़ सुकेड़ कर मेरा सांस सूंघने की कोशिश की कि मैं कोई नशा तो करके नहीं आ रहा। चंद्रावती भी अजब मौम्मा थी। मेरे अय्याम जाहिलियत की छोटी मोटी ज़्यादतियों और बदइतवारियों को तो वो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब जो मैं शराफत और शाइस्तगी का लिबादा ओढ़ कर उसके सामने आया तो वो बुरी तरह बोर होने लगी। साइकिल की सवारी से उसका जी भर गया। शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर, लॉरेंस गार्डन की कशिश ख़त्म हो गई। बीडन रोड पर दही भल्लों और गोलगप्पों का शौक़ भी पूरा हो गया। कामरान की बारादरी में इकट्ठे बैठकर घंटों रावी की लहरें गिनने का मशगला भी बंद हो गया। वो छोटी छोटी बात पर मेरे साथ उलझने लगी। उस पर एक बेनाम सा अक्ल खरापन छा गया और वो बात बात पर बरहमी, झुंझलाहट और आजुर्दगी का इजहार करने लगी। एक रोज़ वो किसी दुकान से कमीज़ का कपड़ा ख़रीद रही थी। रंगों के इंतखाब में मैंने कुछ दखल दर माकूलात दिया तो वो बिगड़कर आपे से बाहर हो गई और ख़रीदारी छोड़ छाड़ कर पैदल ही आश्रम को वापस लौट गई। अगले रोज़ मैं उससे मिलने गया तो पिंजरा खाली था। उसने आश्रम छोड़ दिया और अपना सामान लेकर वो अहमदाबाद चली गई थी। मैं उसके ताक़ुब में भाग भाग कर अहमदाबाद पहुंचा। एक चटाई पर बैठी अपनी माँ की मशीन से कुछ कपड़े सी रही थी। मैंने उसके सामने अपने गिलों और शिकवों का पूरा दफ्तर खोल दिया। अभी तो गर्मियों की छुट्टियों में 10-12 रोज़ बाकी थे। वो इतने रोज़ पहले ही कॉलेज से क्यों चली आई? लाहौर को चुपचाप चोरों की तरह क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों ना खबर की?
चंद्रावती अपनी नज़रें सिलाई पर गाड़े खामोशी से मशीन चलाती रही। मेरे सवालों का उसने कोई जवाब ना दिया, लेकिन कपड़े सीते सीते सर ऊपर उठाए बगैर उसने आहिस्ता आहिस्ता धीमे लहजे में मुझे आगाह किया कि उसने फ़ैसला कर लिया है कि वो सारी गर्मियों की छुट्टियां कपड़े सीकर कुछ पैसे जमा करेगी और सितंबर के महीने में अपनी माता को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए बनारस चली जाएगी। प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा है, मैंने तंजन कहा, लेकिन कॉलेज में तुम्हारी जगह पढ़ाई कौन करेगा? चंद्रावती ने कोई जवाब ना दिया और सर झुकाए ज़ोर ज़ोर से मशीन चलाती रही। कोई आध घंटा हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर मैं उठकर खड़ा हुआ और बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर किसी रोज़ आऊँगा। ना जी ना, चंद्रावती ने जल्दी से कहा, अब छुट्टियाँ बिल्कुल ना आना, मेरे काम में हर्ज होता है। छुट्टियों के बाद हाजिर होने की इजाज़त है या वो भी नहीं? मैंने किसी कदर तलखी से पूछा। मुझे नहीं पता, उसने रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह फुलाकर कहा। वो सर झुकाए खट खट मशीन चलाती रही। मैं कुछ देर खामोशी से बैठा रहा और फिर बाईसाइकिल संभाल कर चला आया। लाहौर आकर मैंने ट्यूशनों के इश्तिहार ढूंढने शुरू किए और गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने के लिए केम्बलपुर में एक राय बहादुर के यहाँ ट्यूशन कर ली। एक लड़का बीए की तैयारी कर रहा था और दूसरा सेकेंड ईयर में था। 2 लड़कियों ने मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान देना था। चारों को 2 माह पढ़ाने का 200 रुपया मुशाहिरा तय हुआ। राय बहादुर ने रहने के लिए मुझे अपने पटवार खाने में जगह दे दी और 2 वक्त का खाना अपने एक मुसलमान कारिंदे के यहाँ मुकर्रर कर दिया। राय बहादुर की मिन्नत समाजत करके मैंने 100 रुपया पेशगी वसूल कर लिया और उसे एक बड़े खुशामदाना ख़त के साथ चंद्रावती की खिदमत में भेज दिया। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत डांट डपट से उसको लिखा कि वो सिलाई मशीन पर अपना वक्त ज़ाया ना करे, बल्कि अपने इम्तिहान की तैयारी करे। बनारस यात्रा के लिए 200 रुपया फराहम करना मेरी जिम्मेदारी है। चंद रोज़ के बाद मनी ऑर्डर जूं का तूं वापस आ गया। अगले माह मैंने पूरे 200 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा, वो भी इसी तरह वापस आ गया। छुट्टियों के बाद मैं खुद अहमदाबाद गया। वो चारपाई पर बीमार पड़ी थी। उसकी माँ पास बैठी पंखा कर रही थी। मुझे देखकर चंद्रावती उठकर बैठ गई। मैंने शिकायत की कि उसने मेरे भेजे हुए पैसे वापस क्यों कर दिए थे। मनी ऑर्डर क्यों किया था? चंद्रावती ने तुनक कर कहा। खुद क्यों नहीं लाए? खुद कैसे लाता, मैंने जवाब दिया। तुमने खुद ही तो कहा था कि छुट्टियों में यहाँ ना आऊँ, तुम्हारे काम में हर्ज होता है। हाय राम, चंद्रावती ने माथे पर हाथ मारकर कहा। तुम मेरी हर बात को सच क्यों मान बैठते हो? चंद्रावती के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं बेख्तियार उस गर्कशुदा लाश की तरह हाथ पांव मारने लगा, जिसकी आंख यकायक खुल जाए और उस पर यह इंकिशाफ हो कि जहां वो डूबी पड़ी है वहां पानी नहीं, महज शराब है। मैंने एक एक करके अपनी उंगलियों पर उन मौक़े का शुमार शुरू कर दिया जब मुझे चंद्रावती की बात को सच नहीं समझना चाहिए था, लेकिन हिमाकत से खामखा सच मान बैठा था। चंद्रावती ने पंखे की डंडी मेरे सर पर मारकर मुझे चुप कराया और कहा, बस बस, अब ज़्यादा हिंदी की चिंदी ना निकालो, बिल्कुल दूध पीते बच्चे ही बन गए हो। क्यों ना बनता? मैंने भी खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचना शुरू किया। तुम मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी का गिलास तक तो पीती नहीं हो। अरे भाई, पानी का गिलास तो पानी का गिलास होता है, चंद्रावती ने अजीब तौर पर हंसकर कहा। बंदा परिंदा तो पानी का गिलास नहीं हुआ करता ना। इतना कहकर वो एकदम संजीदा हो गई। तुमने वो केम्बलपुर वाले पैसे ज़ाया तो नहीं कर दिए? अब मुझे वाकई ज़रूरत है। बिस्तर पर बैठे बैठे उसने मुझे अपनी बीमारी की राम कहानी ऐसे अंदाज से सुनाई जैसे कोई शोख बच्चा स्कूल में अपनी शरारतों के कारनामे सुनाता है। एक दिन यूं ही बैठे बिठाए उसे हल्की हल्की हरारत शुरू हो गई, फिर खांसी के साथ तेज़ बुखार हो गया। एमनाबाद के वैद ने तप मुहर्रिका तशखीस किया और ठंडे शरबतों से इलाज करता रहा। खांसी बढ़ती गई और 21 दिन गुजरने के बाद भी जब बुखार ना टूटा तो वो घबराकर गुजरांवाला अस्पताल में सिविल सर्जन के पास चली गई। डॉक्टर ने एक्सरे लिया, खून टेस्ट किया, थूक का मुआयना किया और नतीजा ये निकाला कि चंद्रावती को 3रे दर्जे की गैलोपिंग टीबी हो गई है। टीबी की खबर सुनकर जगदीश चंद्र आड़ती ने चंद्रावती की मां को अपनी घरेलू मुलाजमत से निकाल दिया। महल्ले वालों ने भी उनके यहाँ आना जाना बंद कर दिया और अब वो माँ बेटी अपनी सिलाई मशीन बेचकर खाने पीने और दवा दारू का काम चला रही थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुबह सवेरे अपनी बाईसाइकिल पर एमनाबाद चला जाता था। सारा दिन माँ बेटी के साथ बैठकर ताश खेलता और गप्पे हाँकता और शाम को बाईसाइकिल पर लाहौर वापस आ जाता। लेकिन रफ्ता रफ्ता चंद्रावती की खांसी के दौरे बहुत बढ़ गए। खांसी की धोंकनी घंटा घंटा भर बड़ी बेरहमी से चलती और वो बेसुध होकर बिस्तर पर गिर जाती। ये देखकर मैं एमनाबाद उठ आया। दिन भर चंद्रावती के पास रहता, रात को एक मकामी मस्जिद के सहन में पड़कर सो रहता। एक रोज़ चंद्रावती खांस रही थी तो उसके गले में कोई फांस सी अटक गई। उसने ज़ोर से खंकार कर गला साफ किया तो होली की पिचकारी की तरह उसके मुंह से चुल्लू भर खून निकल आया। साथ ही उसे शिद्दत के असहाल लग गए। देखते ही देखते
उसका चेहरा सुनार की कठाली में गलते हुए सोने की तरह पिघल गया और बिस्तर पर लेटे लेटे उसका तन बदन इस तरह घुलने लगा जैसे पानी के गिलास में पड़ी हुई मिश्री की डली अपने आप रेजा रेजा होकर तहलील होने लगती है। अब ना वो उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी। मैं गल्ला मंडी से पटसन की 3-4 खाली बोरियां खरीद लाया। चंद्रावती की माँ ने उन्हें काट कर 8-10 गद्दियाँ सी बना ली। वो ये गद्दियाँ चंद्रावती के नीचे बिस्तर पर बिछा देती। जब कुछ गद्दियाँ मैली हो जाती थीं तो मैं उन्हें लपेट कर ले जाता था और ग्रैंड ट्रंक रोड के करीब एक कुएं पर धोकर सुखा लाता था। चंद्रावती का ये हाल देखकर मैं गुजरांवाला के सिविल सर्जन के पास गया। सारा अहवाल हमदर्दी से सुनकर उसने मेरे साथ एमनाबाद चलने से तो इनकार कर दिया, लेकिन 16 रुपये फ़ीस लेकर एक नए मिक्सचर का नुस्खा ज़रूर लिख दिया। मैं मिक्सचर बनवाकर एमनाबाद पहुंचा तो चंद्रावती सुरगबाश हो चुकी थी। शाम तक अर्थी तैयार हो गई। शमशान भूमि में 2.5 मन सूखी लकड़ी की चिता बनाई गई। चंद्रावती को उसमें लिटाकर बहुत सा घी छिड़का और संदल के एक छोटे से टुकड़े से उसे आग दिखा दी गई। शोला भड़क भड़क कर अजदहों की तरह हवा में ज़बानें निकालने लगा। 2-3 ब्राह्मण ज़ोर ज़ोर से मंत्र अलापने लगे। एक साधु ने शंख बजाया। चिंगारियाँ चटक चटक कर दूर तक आने लगीं और देखते ही देखते वो लड़की भी जलकर राख हो गई जिसने कभी मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी तक ना पिया था। चंद्रावती की माता ने एक मध्यम सी लालटेन की रोशनी में अपनी बेटी के फूल चुने और राख समेट कर एक पोटली में बांध ली। लाहौर आकर मैंने अपना बाईसाइकिल बेच दिया और चंद्रावती की माँ को बेटी के फूल गंगा में बहाने के लिए बनारस जाने वाली गाड़ी में सवार करा दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जब बनारस वाली ट्रेन रवाना हो गई तो उसकी पिछली सुर्ख बत्ती देर तक अंधेरे में खून आलूद जुगनू की तरह टिमटिमाती रही। प्लेटफॉर्म पर तो बड़ी चहल पहल थी, लेकिन मैं स्टेशन से निकलकर बाहर आया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लाहौर के सारे लैंप पोस्ट जादू के ज़ोर से गायब हो गए थे। आद और समूद की बस्तियों की तरह इस शहर खामोशा की इमारतें भी अपनी छतों पर औंधी पड़ी थीं। हर जानिब खंडर ही खंडर थे। इस वीरानी में मफलूज हाथ की बेहिस लकीरों की तरह सिर्फ उन मुर्दा शाहराहों का जाल फैला हुआ था जिन पर मैं चंद्रावती के साथ बाईसाइकिल चलाया करता था। कई रोज़ तक मैं दिन रात उन शाहराहों पर पा प्यादा घूमता रहा। चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। जब मज़ीद चलने की सकत बाकी ना रही तो मजबूरन मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लॉन में वापस आ गया और अपना पहला अफसाना लिखने बैठ गया। अफसाने का उन्वान चंद्रावती था और उसका पहला फ़िक्रा ये था। जब मुझे चंद्रावती से मोहब्बत शुरू हुई, उसे मरे हुए 3रा रोज़ था। अफसाना लिखते लिखते मैं कई बार रोया, कई बार हंसा। मुकम्मल करने के बाद मैंने ये कहानी अख्तर शीरानी की खिदमत में भेज दी। उन्होंने उसे पसंद फरमाया और मुझे बड़ा प्यारा ख़त लिखा। अफसाना उन्होंने रोमान में शाया कर दिया। जब मैं ये अफसाना लिख रहा था तो प्रोफेसर डिकिंसन क्लास लेकर हस्बे मामूल लॉन से गुजरे। मुझे देखकर रुक गए और बोले, हेलो, रूस्टिंग अलोन, वेयर इज़ योर गोल्डन गर्ल। मेरी आवाज़ मछली के कांटे की तरह गले में फंस गई और मैंने सिसकियाँ लेकर कहा, सर, शी हैज़ रिवर्टेड टू द गोल्ड माइन।